नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। 2 लोकसभा की सीटें मंडी और दादरा नगर हवेली की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है। एक उसने खंडवा की रिटेन की है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश, असम में बीजेपी ने विजयी प्रदर्शन बनाए रखा। तेलंगाना में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। कर्नाटक में 1 सीट बीजेपी तो 1 कांग्रेस ने जीती। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों जेडीयू के खाते में गई। शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र से बाहर सीट जीतकर खुश है। कलाबेन देलकर ने दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव की सीट जीत ली है। राजस्थान में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। खासकर हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट, जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र था, वो हाथ से निकल गई। हरियाणा में एलनाबाद सीट पर एनएलडी के अभय चौटाला विजयी हुए हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया था। बहरहाल हमारे सहयोगी पहले प्रतिभा सिंह जो जीती हैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, उनको सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है तो कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहां तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया है। और बिहार का आंकलन कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। मनीष, हालांकि जेडीयू का बेहतरीन यहाँ पे, उन्होंने दोनों सीटें शायद जीत ली हैं। निधि, अभी जो तारापुर का परिणाम है वो आ गया है और ये सीट भी जेडीयू इसे बचाने में कामयाब रही है और जेडीयू ने अपनी दोनों सीटें आप कह सकते हैं कि रिटेन की है। और नीतीश कुमार के लिए ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इस बार आरजेडी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। लालू यादव भी चुनाव प्रचार में आए और उसके बावजूद, जबकि दोनों पार्टियों, आरजेडी ने अपने सभी 74 विधायकों को वहां पर डिप्यूट किया हुआ था, नीतीश कुमार ने भी अपने सारे एनडीए के विधायक मंत्रियों को वहां पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंप कराया हुआ था, जमकर दोनों तरफ से प्रचार हुआ। उसके बावजूद नीतीश कुमार इस बार अपनी दोनों सीटों को बचाने में कामयाब रहे हैं। तो आप कह सकती हैं कि पूरे एनडीए के लिए बिहार में दिवाली के पूर्व ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सबको अंदाजा या एक तरह से क्या पक्ष में गया, नीतीश कुमार के पक्ष में क्या गया इस बार, क्या होगा। नीतीश कुमार के पक्ष में अगर जेडीयू के लोगों से पूछें तो उनका यही कहना है कि लालू यादव का प्रचार करना, लालू यादव का प्रचार में आना उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर वो जीत जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो। तो एनडीए के वोटर अंतिम समय में काफी एकजुट हुए। दूसरी बात यह रही कि चुनाव का प्रबंधन उनका कहीं ना कहीं, चुनावी प्रबंधन में जो है वो आरजेडी के ऊपर 20 उतरे, क्योंकि जो कुशेश्वर स्थान का इलाका था वो काफी बाढ़ प्रभावित इलाका था। वहां पर हर एक वोटर के घर में बाढ़ राहत की, वो चाहे आर्थिक सहायता हो या जो राहत सामग्री हो, वो पहुंचाने का सरकार की तरफ से हर प्रयास किया गया। ऐसे भी अमूमन देखा गया है कि जो भी उपचुनाव होते हैं तो वहां पर जो सरकार में जो पार्टी होती है उसको एज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी जीत को लेकर जो है उन्होंने जो प्रबंधन किया था वो प्रबंधन काम आया, कारगर वो साबित हुआ। वही एक बड़ा कारण रहा है, आप कह सकते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट था, जिसके कारण आज वो अपनी दोनों सीटों को रिटेन करने में सफल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो नीतीश कुमार ने आज राहत की सांस ली होगी, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से प्रदर्शन रहा, हिमाचल में रहा, मोहम्मद गजाली मुझे बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। तो गजाली, हरियाणा में और बीजेपी को काफी झटका लगा हिमाचल में, क्या आंकलन आपका, क्या कारण रहा?
जी देखिए, अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव थे और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव था। लोकसभा की अगर बात करें तो मंडी लोकसभा जो सीट है वो पहले भाजपा के पास थी। 2019 में वहां से भाजपा के सांसद थे और उनके जीत का मार्जिन 2019 के चुनाव में करीब 4 लाख से ऊपर था। लेकिन 2021 के आज के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वहां पर कांग्रेस विजयी हुई है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जो है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो 6 बार के विधायक और पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी ने चुनाव जीत लिया है। इसके अलावा जो 3 विधानसभा की सीटें हैं और अगर मंडी की भी सीट को मिलाकर बात करें तो कहीं न कहीं जिन चुनावी मुद्दों पे जमाने पहले चुनाव होते थे, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन इश्यूज पर चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस ने इन इश्यूज को प्रोमिनेंटली उठाया। जीत का एक कारण तो ये है और दूसरा कारण भाजपा और कांग्रेस में भी, दोनों ही पार्टियों में बागी उम्मीदवारों की भी संख्या ज्यादा थी। हालांकि कांग्रेस ने उसको सही से शायद मैनेज कर लिया, लेकिन बीजेपी को उन बागी उम्मीदवारों से कई सीटों पे खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। और इसी तरह अगर कहें तो मंडी जो लोकसभा सीट है उसमें मंडी जो जिला है वो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला है। इस कैंपेन को जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है लीड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री सरकार आपकी है, आप मुख्यमंत्री हैं और राज्य में अगर उपचुनाव हो रहे हो, ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में उसी की जीत होती है जिस पार्टी की सरकार हो। लेकिन यहां पर वो फॉर्मूला या वो धारणा फेल होती हुई दिखी, क्योंकि बीजेपी एक भी सीट बचा नहीं सकी। तो कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है, जो खुद मुख्यमंत्री ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो जिम्मेदारी भी लेते हैं और जनमत का जो भी निर्णय हुआ है उसको स्वीकार भी करते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि मैं कैंपेन लीड कर रहा था तो उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए मोहम्मद गजाली। और आइए अब सीधे चलते मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो तमाम इन 30 सीटों के लिए जो नतीजे आ गए हैं, किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? जो अगर हम हरियाणा को देखें और अगर हम हिमाचल को देखते हैं तो लगता है हवा बदल रही है, बीजेपी के खिलाफ जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो जेडीयू के मध्य प्रदेश से या बिहार से नतीजे आ रहे हैं और तमाम असम से बात करें, तो क्या आंकलन है आपका जो एक कुल मिलाकर नतीजे रहे, क्या इंगित कर रहे हैं? देखिए, 2 बड़ी स्टोरी है आज के उपचुनाव के नतीजों में। एक तो कहानी है कि पहाड़ों पे क्या हो रहा है। मतलब यदि आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल ने साफ दर्शा दिया कि जो वहां पर जो बीजेपी की सरकार है वो विफल रही है और अब ये जो है अटकलें तेज हो गई है कि क्या वहां पर भी हिमाचल में मुख्यमंत्री को बदलना होगा। उत्तराखंड की कहानी आपको मालूम है, 3 मुख्यमंत्री वहां पर बदले जा चुके हैं। तो एक तरह से पहाड़ों पे जो हवा बह रही है वो अपना रुख साफ बता रही है कि मंडी में आप एक लोकसभा भी हारते हैं और 3 विधानसभा भी आते हैं। अब आ जाइए हरियाणा की सीट देखिए। एक विधायक है वो कि कृषि कानून को लेकर के इस्तीफा देते हैं और फिर दोबारा से चुन के आते हैं और पूरी सरकार जो है उनके खिलाफ खड़ी होती है, खट्टर साहब की, लेकिन वो हरा नहीं पाए चौटाला को। तो इसका मतलब हरियाणा की स्थिति भी अपने आप में काफी कुछ कहती है। बाकी जगह जैसा कि देखने में आता है कि जिस पार्टी का शासन होता है वो सीटें रिटेन करती है, क्योंकि लगता है लोगों को कि ये बाय इलेक्शन है, अभी थोड़े दिनों के लिए क्यों कोई नया आदमी को चुना जाए, क्योंकि जो विकास के काम है उसके रुक जाने की आशंका होती है। तो बाकी स्टेट में वो देखने को मिला, लेकिन हिमाचल और हरियाणा में वो देखने को नहीं मिला। ये एक जो है साइन है जो कि शायद बीजेपी को मजबूर करेगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि हिमाचल में क्या राजनीति उभरती है। वाकई में ये सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहेगी या जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो ये उपचुनावों की जो एक तस्वीर थी वो कुछ हमने अब देश की बात में आपको दिखाई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और अब आज धनतेरस का त्योहार है, उस सबकी आपको शुभकामनाएं। लेकिन इन त्योहारों के मौसम में जो महंगाई है वो खासी परेशान कर रही है। पिछले साल के मुकाबले दिवाली के बाजारों में रौनक दिख रही है। पिछले साल के नुकसान के बाद मिठाई जो कारोबारी हैं वो खुश हैं। हालांकि खाने पीने के तेल और चीनी महंगी होने से उनकी लागत बढ़ गई है और मुनाफा जो है घटा है। दिल्ली की मशहूर बंगाली स्वीट हाउस में इस बार ग्राहक खूब दिख रहे हैं। कोरोना में बर्बाद हो गई पिछली दिवाली के बाद इस साल बिक्री भी बढ़ी है और कमाई भी। देखिए साहब, पिछले साल तो दिवाली बहुत खराब थी, लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन इस साल नॉर्मल नहीं है, पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पिछले साल 2019 जैसी नहीं है, बट मैं समझता हूँ 2020 से बेहतर है। और मैं इस बार समझता हूँ इट इज़ बिटवीन 60 to 70% बिजनेस है। और इस बार ऑफिस से भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं आपके?
कम आ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई है। जो 19 में 200 डब्बे ले रहा था, इस बार वो कह रहा है 100 डब्बे है। वर्क फ्रॉम होम है। हालांकि पहले की तरह दिवाली पार्टियों के ऑर्डर नहीं है। फिर तेल महंगा हुआ है तो लागत बढ़ी है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिल्ली के रिटेल मार्केट में सरसों तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 नवंबर को 208 रुपए प्रति लीटर हो गई, यानी पिछले 10 दिन में 18 रुपए महंगी। जबकि इस दौरान वनस्पति घी 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर का हो गया, यानी 14 रुपए महंगा। पिछले 10 दिन में रिटेल बाजार में खाने पीने का तेल एक बार फिर महंगा हुआ है। चीनी भी ऊंचे रेट पर बिक रहा है और इस वजह से मिठाई दुकानदारों का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। लेकिन बाजार में कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग इस बार पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे और इस वजह से वो मिठाइयाँ महंगे रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल बाजार में दिवाली के मौके पर रौनक दिखाई दे रही है और लोग बड़ी संख्या में मिठाई दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माहौल जो है बड़ा एक जश्न वाला माहौल है। दिवाली से पूर्व धनतेरस है, जो भी है, ये तो कहने की बातें हैं। एक लोक जिसे कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक रचना, लोक रंग, वो हम सब मनाने आए हैं। कोरोना बिल्कुल उतार पे है तो ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है, लेकिन उन्हें एहतियात तो बरतने की जरूरत अभी है। जाहिर है कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और आम लोगों को इस जश्न के माहौल में पूरी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे डीएपी खाद की जो कमी है वो बनी हुई है। एक बार फिर से आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कई इलाके हैं जहां पर किसान कतारों में इंतजार कर रहे हैं। डीएपी खाद की कमी से देश के कई इलाकों के किसान जूझ रहे हैं। हालांकि उर्वरक मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि किसान डीएपी खाद के लिए घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। पेश एक रिपोर्ट। ये मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर की तस्वीर है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समिति के बाहर लाइन में लग जाते हैं। इंतजार घंटों करना है, लिहाजा लंबी कतार में किसान एक तरफ बैठे हैं और महिलाएं दूसरी तरफ। बीते 15 दिन से ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और यहाँ पर आज जो हम सुबह 9 बजे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 2-3 हजार किसानों की लाइन लगी। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। लेकिन दिल्ली के उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक डीएपी खाद की देश भर में कोई कमी नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में डीएपी खाद की खपत का अनुमान 17 लाख टन था। उसके मुकाबले उत्पादन 18 लाख टन हुआ। वहीं एनपीके खाद की अनुमानित डिमांड 15 लाख टन थी, जबकि उत्पादन 30 लाख टन हुआ। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में जरूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह न करें। कई राज्यों की ओर से मुझे सूचना मिली है, कालाबाजारी कई लोग कर रहे हैं। मैंने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करें। लेकिन मंत्री जी के बयान से एक अलग आंकड़ा ये भी है कि विश्व बाजार में खाद के दाम लगातार बढ़ने के चलते
कंपनियों ने खाद की खरीद कम की है। इस साल 30 सितंबर तक जहां डीएपी खाद का भंडारण 20 लाख टन था, वहीं पिछले साल 50 लाख टन रहा था। इस साल 30 अक्टूबर तक डीएपी खाद का भंडारण जहां करीब 14 लाख टन था, वहीं पिछले साल अक्टूबर में इससे कहीं ज्यादा करीब 44 लाख टन था। हालांकि अब सरकार लगातार डीएपी की जगह किसानों से एनपीके और एसएस खाद का प्रयोग करने को भी बोल रही है, लेकिन मटर, सरसों, आलू, गेहूं जैसी फसलों पर जब किसानों की लागत लगातार बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त डीएपी खाद को छोड़कर वो दूसरी खाद पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है। हमारे मंत्री और अधिकारी को शायद अपने डेटा पर ज्यादा और किसानों की शिकायत पर कम भरोसा है। इसी के चलते उर्वरक मंत्री बीते कई दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, और इसके पीछे वो कुछ डेटा भी दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे पिछले साल के मुकाबले इस साल डीएपी खाद का भंडारण कम क्यों है, इस पर सवाल किया जाता है, तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आइए सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा। यहाँ पे उपचुनावों के नतीजे आए हैं। अभय चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, आईएनएलडी के विधायक हैं। उन्होंने एलनाबाद की सीट रिटेन की है। बहुत बहुत बधाई अभय जी आपको। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। इस जीत के आप हालांकि 5 बार से आप जीते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कारण आप इस बार देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और आपने इस सीट रिटेन की है, आप विजयी हुए हैं, क्या कारण आप इस जीत के पीछे देख रहे हैं? भाजपा ने जो 3 कृषि के काले कानून बनाए, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो देहात की है, उसमें मैक्सिमम मतदाता जो है वो किसान है। और ये जो काले कानून बनाए गए, मैंने जो रिजाइन किया था, इस बात के लिए रिजाइन किया था कि जो कानून बनाए वो वापिस हों और एमएसपी का कानून बने और किसान सम्मानजनक तरीके से अपने घर की वापसी करे। लेकिन सरकार ने वो कानून वापस लेने की बजाय एमएसपी को भी खत्म करना शुरू कर दिया। तो अब जब वोट पड़ा, अब जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की डेट रखी गई, तो फिर से लोगों ने मुझे कहा कि आपने पहले तो हमारे लिए रिजाइन करके किसानी को मजबूत किया और अब आप दोबारा से विधानसभा के मेंबर बन करके जाओ और वहां जाकर के इन 3 काले कानूनों के खिलाफ फिर से एक लड़ाई लड़ो, इसके लिए आप हमारे यहाँ से उम्मीदवार बनो। मैंने रिजाइन जब किया था तब लोगों पे छोड़ दिया था कि लोग अगर चाहेंगे तो ही मैं अगला चुनाव लड़ूंगा, लोग अगर कहेंगे किसी और को लड़ाए तो फिर जैसी लोगों की मंशा होगी, जैसा किसान कहेंगे उस हिसाब से फैसला करूंगा। जी, लोगों ने मुझे जी आपका क्या आंकलन है कि जो आपकी जीत रही है, इससे जो किसानों का आंदोलन है उसको बल मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, इससे इसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ये जीत जो है किसानी की जीत है। अब फिर लोगों ने कृषि के 3 काले कानून खत्म हो, इसके लिए मुझे वोट दे करके भाजपा को करारा जवाब देने का काम किया है। केवल भाजपा को नहीं, इस चुनाव की खास बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 35,000 वोट लेकर के तीसरे नंबर पे रही थी, अब की बार उस कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है और अब की बार वोट जो उनका 30,000 से कम होकर के 20,000 पे आ गया। जो 15,000 वोट जो था वो भाजपा के पक्ष में कांग्रेस ने डलवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे यहाँ पे जब जनसभा करने आए कांग्रेस के पक्ष में, तो उन्होंने अपनी जनसभा में ये बात कही थी कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने के लिए आया, लेकिन गोपाल कांडा जो है वो मेरे मित्र हैं। इशारों में उन्होंने एक तरह से कांग्रेस का पक्ष लिया और कांग्रेस के पक्ष में कैसे वोट जाए इसका इशारा करके गए। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर का ये चल रहा है यहाँ पे कांग्रेस के भीतरी रस्साकशी। लेकिन सर आप इस जीत को कैसे आंकेंगे अपनी, क्योंकि जो ये जीत का मार्जिन है 7-8 हजार वोट से ही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आपको ग्रामीण इलाकों से किसानों ने वोट किया, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको शहरों की तरफ से उनको शहरी वोट मिला है। क्या ऐसा है, आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा ने इस चुनाव के अंदर भी बहुत शरेआम लोगों में कैसे बंटवारा किया जा सके, इसके लिए अब की बार भी उन्होंने अपने हर स्पीच में ये बातें दोहराई
जाट नॉन जाट का चुनाव बनाने की कोशिश करी गई। यहाँ मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सरकारी तंत्र जो पूरी तरह से सरकार ने उसका मिसयूज किया इस चुनाव के अंदर, और पैसा जो है एक एक मतदाता को 5 से 10-15 हजार रुपए तक का लोभ दिया गया कि आप हमें वोट करो, पैसा लो, जितना चाहिए ले लो। हर तरह से बिजली के पोल गिरवाए, रातों रात बिजली की लाइनें खिंचवाई, पाइप की लाइनें डलवाई, नए मोगे लगाए गए, नहरों के अंदर नए पानी के मोगे बना करके दिए। मतलब जो एक तरह से पूरे प्रजातंत्र पे, मतलब जी आखिर में जो आपकी जीत हुई है, इसका असर आप हरियाणा की राजनीति में क्या देख रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र आपके खिलाफ जुटा हुआ था, और अकेली सरकार नहीं, सरकार के अलहदा मैंने आपसे बताया कि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिली हुई थी, इसीलिए उनका 15,000 वोट जो है स्लिप होकर के बीजेपी के साथ गया, बीजेपी के पक्ष में पड़ा, इसलिए मेरा मार्जिन कम हुआ और भाजपा का वोट जो है बढ़ा। अदरवाइज मेरा मार्जिन इस चुनाव में जिस तरह का लोग आकलन कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि 20,000 से बड़ी जीत आपकी होगी, तो अगर वो वोट कांग्रेस का नहीं जाता बीजेपी के पक्ष में, अगर उल्टा इशारा नहीं करके जाता, अगर कांग्रेस के लोग फिर आकर के बीजेपी के पक्ष में बात ना करते, तो मेरा मार्जिन बहुत बड़ा हो जाना था। बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने बात कही, लेकिन क्या आप विपक्ष बीजेपी के खिलाफ, क्या तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, ये आपके मन में विचार आया है क्या? जी बिल्कुल, अगर इनके साथ लड़ना है तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा, और विपक्ष को अब छोटी मोटी अपनी जो उनकी जो एक तरह से कई दफा मन में ये होता है कि भी मैं इसकी लीडरशिप को हासिल करूं, ये सब चीजें भूल करके, कहीं अपने स्वार्थ को छोड़ करके। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने जिस तरह से कहा ये किसानी की जीत है, किसानों की जीत है, जो आपकी ये जीत आपको मिली है, बहुत बहुत बधाई आपको आज। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, ये कहना है अभय चौटाला का। एक छोटा सा ब्रेक देश की बात में, और आगे आपको ले चलेंगे अयोध्या। वहां पे दीपावली से पहले दीपोत्सव की तैयारियां कैसी हैं, बताएंगे। अयोध्या में कल छोटी दीपावली के मौके पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। यहां दीपोत्सव की तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। यहां रामायण पर आधारित झांकियां निकलेंगी। हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण सरयू किनारे उतरेंगे और लेजर शो से राम कथा दिखाई जाएगी। अयोध्या में ये राम की पैड़ी पे रोशनियों का नृत्य है। हर रंग की खुश रंग रोशनी। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध कर भगवान राम अयोध्या आए तो यहाँ दिवाली मनाई गई। अब उसी को यहाँ दोहराने की कोशिश है। ये इंतजाम यहाँ सरकार करती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये महान पर्व आए और हम लोग ये लेजर लाइट और ये छटा बिखेरती हुई रोशनी को देखें। जिस तरीके से आसमान की 7 रंग बिखेरते हैं, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत छटा बिखरती है ये नदी के किनारे, सभी माँ सरयू नदी के किनारे। राम की पैड़ी पे दियों की कतारें सज गई हैं। दियों की सजावट को अलग अलग शक्ल दी जा रही है, कहीं चौकोर, कहीं गोल, कहीं रंग बिरंगी अल्पनाओं के साथ, तो कहीं कोई और शक्ल। हजारों वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। सारे दिए एक साथ जलाकर इस बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पिछली बार जो है, जो हमारा जो है वो लक्ष्य था करीब जो है 5.5 लाख दिए का जो है दीपोत्सव मनाया गया था, जो कि विश्व रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस बार उससे भी बेहतर तैयारी है अपनी जो है। इस बार 7.5 लाख दियों का जो है लक्ष्य है, 7,51,000 का। इस मौके पे रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में रामायण के प्रसंग भी दिखाए जाते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। झांकियां की तैयारी भी तकरीबन पूरी है। जो इसके बनावट में दिव्यता है वो लगातार अपग्रेड हो रही है। धीरे धीरे हम लोग उसमें बदलाव करते हैं उनको। इस बार आपको एक अलग नज़रिए से झांकी का संयोजन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे लोक कलाकारों के साथ इसको संयोजित किया जाएगा।
लगभग आप इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, कलाकार सहित। शहर की सड़कों पे दूर दूर तक रंग बिरंगे गेट बनाए गए हैं। जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे गेट ही गेट नजर आते हैं। राम दरबार की झांकियों वाले झंडे भी सड़कों पे सज गए हैं। पूरा प्रशासन इस मौके को यादगार बनाने में लगा है। राम सीता के रूप का अवतरण होगा यहाँ पे अयोध्या में, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर कल्चरल कार्यक्रम होंगे हमारे राम कथा पार्क में। उसके बाद राम की पैड़ी में पूरा कार्यक्रम होगा और वहाँ दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम है दीपक को प्रज्वलित करने का, वो 9 लाख दीपक राम की पैड़ी घाट पे जलाए जाएंगे। अयोध्या में सिर्फ दीपोत्सव नहीं है बल्कि राम मंदिर बनने के बाद बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई जा रही हैं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।